नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई है। इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई है, लॉकडाउन को लेकर के आई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो उनके राज्य के छात्र और मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं उसके ऊपर जो बातें कही है वो भी सुर्खियां बना रही है। आखिर क्या कहा है और क्यों है नीतीश कुमार पर दबाव, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के 17 लाख लोग जो है वो दूसरे राज्यों में अभी तक फंसे हुए हैं जब से लॉकडाउन शुरू किया गया है। इनमें कई राज्य जो दूसरे राज्यों बस भेजकर कोटा से, जहां पर की बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग के लिए जाते हैं, वहां से अपने छात्रों को वापस ला चुके हैं। लेकिन प्रवासी मजदूरों के पास ना कोई काम है और ना कोई कमाई है। ये भी एक दबाव का एक बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर के आ रहे हैं और ये भी नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाने की एक वजह है। और बिहार में चुनाव है, विपक्ष चाहता है कि छात्र और मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए और ये एक दबाव नीतीश कुमार के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कोटा से किस तरह से घर वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश ने 300 बसें भेजी और वहां से छात्रों को लेकर वो वापस लाए हैं। इसी की तरह से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, उन्होंने 150 से ज्यादा बसें भेज करके अपने छात्रों को वापस अपने घर बुला लिया है। असम की अगर बात करें तो वहां पर भी करीब 400 छात्र जो हैं बसों में वापस लाए गए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो वहां भी इतने ही छात्र वापस बसों के जरिए लाए गए हैं। कोटा की हम बात करें, कोटा से, और कोटा में गुजरात के जो छात्र थे करीब 350, उन्हें भी बसों से वापस राज्य में लाया गया है। अगर हम दमन दीव की बात करें तो वहां पर 2 बसें भेजी गई थी जिनके जरिए 60 छात्रों को उनके घरों में वापस पहुंचा दिया गया है। इसी तरह बिहार की अगर हम बात करें, जो राज्य छात्रों को वापस नहीं ले पाए उनमें बिहार भी है। 8 से 10 हजार बच्चे कोटा में बिहार के पढ़ रहे हैं और वे अभी तक अपने घर वापस नहीं आ पाए हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल के भी 4 से 5 हजार छात्र अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं जो अपनी घर वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर झारखंड की बात करें तो वहां के भी बच्चे हैं। उनके मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि पूरे देश में एक समान नीति होनी चाहिए और यही बात नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि उन्होंने आज जो कहा है मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि छात्रों और मजदूरों को लाना लॉकडाउन से अन्याय करना होगा। ये बात नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 5 लोग अगर सड़क पर मांग करने लगे तो क्या सरकार झुक जाएगी। ये बात वो कह रहे थे कि कोटा में जो छात्र हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों के ऊपर उतर के, उसके बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एक समान नीति होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि कुछ राज्य ले आए अपने बच्चों को, कुछ राज्य न लेकर के आए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात वो कह चुके हैं, पहले भी ऐलान किया था, आज इसको दोहराया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है बिहार सरकार उन्हें 1000 रुपए दे रही है। तो यह है कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की व्यथा, जिसको आज उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने बयां किया है। तो जब एक देश है, एक लॉकडाउन है, तो 2 नीतियां क्यों? ये नीतीश कुमार का आज का एक बड़ा सवाल है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज की बैठक में पूछा है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन पटना से जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जो बातें नीतीश जी ने कही हैं वो हमने विस्तार से दर्शकों को बताई हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, क्या ये एक सही फोरम था इस पर उठाने के लिए, और अगर वो यहाँ नहीं उठाते तो फिर कहाँ उठाते? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये चौथी बातचीत थी और इसमें राज्यवार इस विभीषिका को लेकर के जो उठाया जा रहा है कदम, और साथ साथ माइग्रेंट लेबरर्स का सवाल हो, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के हर राज्य की अपेक्षाएं क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर, और लॉकडाउन को किन चरणों में कैसे खोला जाए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। बिहार ने जो बहुत ही मजबूती से एक बात कही, आपने पहले काफी उसे दिखाया भी। नीतीश कुमार जी एक आम राजनेता और स्टेट्समैन के बीच का जो फर्क है उन्होंने कई अवसरों पर बताया है। और आज जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि एक राज्य से लॉकडाउन की अवहेलना करके दूसरे राज्य में लोग जाएं, तो मुझे लगता है ये समान रूप से देश के तमाम राज्यों पर ये लागू होता है। और ऐसे में कुछ राज्यों ने जो ये जिस तरह से इसमें पहल की और अपने छात्रों को लाने का काम किया, मुझे ऐसा लगता है इस पर प्रधानमंत्री जी को एक राष्ट्रीय नीति की ओर बढ़ना चाहिए और समान रूप से इन गाइडलाइंस का प्रयोग करने का दबाव बनाया जाना चाहिए। अन्यथा लेकिन राजीव जी, आपको लगता नहीं है कि बहुत देर हो गई ये मुद्दा उठाने में, ये मांग उठाने में? क्योंकि अब तो जो लॉकडाउन 2.0 है वो 3 मई को खत्म होने वाला है, यानी आप मान लीजिए कि इसी सप्ताह के अंत तक खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे पिछले 40 दिनों से भी अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी वहां पर क्या हालत है, क्या नहीं है, इसका एक मानवीय पक्ष भी तो है। निश्चित तौर पर बच्चे हमारे हैं और हम सबों के आसपास के बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं। लेकिन एक मुश्किल वक्त जो सामाजिक दूरी को लेकर के आज शारीरिक दूरी का शब्द प्रधानमंत्री जी ने कर दिया और जिस तरह की चर्चाएं हैं, आप देखिए विजुअल्स, जिस समय उत्तर प्रदेश की सरकार के बसेस में बच्चे आ रहे हैं और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से मैं समझता हूं उसका पालन नहीं हुआ। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर पालन नहीं हुआ। और फिर गाजीपुर की घटना भी सामने है जहां एक बच्ची संक्रमित पाई गई। हमारा ये मानना है कि जब ये 40 दिन निकल गए तो जिन राज्यों में भी बिहार के छात्र हैं, वो कोटा अकेला एक स्थान नहीं है, देश के अनेक राज्यों में बिहार के छात्र हैं और देश के अलग अलग राज्यों के छात्र अलग अलग राज्यों में। तो ये कहीं ना कहीं उन राज्यों की जिम्मेवारी है कि जिनकी अर्थव्यवस्था में इन बच्चों के अभिभावकों ने इतना कुछ उनके संवर्धन के लिए योगदान किया है, इस अर्थव्यवस्था के चेहरे को बदलने का काम किया है, मुश्किल वक्त में उन राज्यों को इसकी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए कि जहां राजीव जी, प्रश्न तो ये भी उठता है कि अगर बाकी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, अगर ये राज्य अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को ला सकते हैं, हम देख रहे हैं कि यूपी में जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने के लिए बसें चलाई जा रही हैं, तो बिहार ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? क्या बिहार के पास फंड्स की कमी है या कोई और दूसरा मुद्दा है? फंड्स की कमी का सवाल नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि गाइडलाइंस जो उनमें अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कोई संशोधन लाना तो लाए, फिर इसके बाद बिहार सोचेगा क्या करना है। लेकिन गाइडलाइंस इसकी इजाजत नहीं देते हैं, तो अभी हम गाइडलाइंस का सम्मान कर रहे हैं और गाइडलाइंस का सम्मान देश के अन्य राज्य करे, इसको भी सुनिश्चित करने की जवाबदेही केंद्र की होनी चाहिए। एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, हमारी जो सीमाओं का अपनी जगह पर उसकी चर्चा मैं विशेष तौर पर नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रयास हमने किए हैं वो एक मॉडल जरूर है कि 25 लाख माइग्रेंट लेबरर्स के रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उनमें 15 लाख मजदूरों के अकाउंट में पैसे भेजे गए। 12 शहर जो देश के 9 राज्यों में, वहां 55 राहत केंद्र हमारे चल रहे हैं। 1 लाख टेलीफोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेज आए हैं, उसके आधार पर उन राज्यों में मदद पहुंचाने के लिए संबद्ध राज्यों की सरकारों से हमारे नोडल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं रेजिडेंट कमिश्नर, उनके प्रयास भी जारी है। अब अगर वो राज्य सरकारें, चाहे वो मजदूरों का सवाल हो या छात्रों का सवाल, अगर वो अपने यहाँ व्यवस्थित प्रबंधन के जरिए हमारी जो सुविधाएं हैं उसके साथ साथ वो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाए, तो मुझे लगता है ये 10 दिन 12 दिन का वक्त निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर संक्रमण का दायरा बढ़ता है, जैसे कि बिहार के 2 चरणों को देखेंगे, पहली बार जो विदेश से लोग आए उसमें कई संक्रमित मरीज आए और दूसरी बार जब 1,80,000 जो प्रवासी मजदूरों को बिहार की सीमा पर भेजा गया, हम लोगों ने उन्हें क्वारंटाइन कराया, लेकिन उसमें संक्रमित मजदूरों की भी संख्या निकल करके आई। तो ये एक बड़ा खतरा है कि 20 से 25 लाख माइग्रेंट लेबरर्स अगर राज्य अपने इस मुश्किल वक्त में अपनी जवाबदेही नहीं समझेंगे और उन्हें भेज देंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे में सुविधा आप लेंगे, मुश्किल वक्त में आप पल्ले झाड़ लेंगे, ये सही तरीका नहीं हो सकता। लेकिन राजीव जी, आपका जो वहां पर विपक्ष है बिहार में, वो ये कह रहा है कि क्यों नीतीश कुमार लेकर के नहीं आ रहे हैं जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, जो इस मुसीबत के वक्त में अपने घर वापस आना चाहते हैं। वो इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हम जानते हैं कि बिहार में बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि जो दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर वो ज्यादा बढ़ रहा है और शायद ये वजह है कि आज उनको ये सारी बातें बोलनी पड़ी हैं?
देखिए, मुश्किल वक्त में कई अलोकप्रिय फैसले लेने पड़ते हैं और उनको लेकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता ने बार बार नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया है। इस फैसले की वजह भी जनता समझ रही है और कुछ लोग जिस तरह से वातावरण को मैं कहूंगा कि अपने तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ठीक है राजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ नूर फातिमा जो कि बिहार की स्टूडेंट है, जो कोटा में मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही है, वो जुड़ गई है कोटा से। आपने सुना आज मुख्यमंत्री ने काफी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये गाइडलाइंस जो हैं नूर फातिमा, उसका उल्लंघन होगा अगर हम बिहार के बच्चे जो कोटा में फंसे हुए उनको लेकर के आए। और उन्होंने एक तरह का जो दोहरे मापदंड हैं उसको लेकर के भी सवाल उठाए हैं कि आखिर एक ही देश में दो नीतियां कैसे हो सकती है। इस बात में मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बोलिए। सर, अगर सारे राज्य के जब बच्चे आ रहे हैं, वो लोग भी लॉकडाउन कर रहे थे, उनके भी उल्लंघन वो चीज हो रहे हैं। हम यहाँ से जाकर सारे स्टेट के बच्चे चले गए, गुजरात चले गए और अदर स्टेट के जैसे कि झारखंड चले गए और सब जा रहे हैं। हमारा क्या होगा? हम बिहार के जो उज्जवल भविष्य के जो बच्चे हैं, हम तो नीतीश सरकार से ही अपनी गुहार लगाएंगे कि हमें वो अपने घर पहुंचा दे सही सलामत से। हम अपनी कोशिश, अपनी अपील के जरिए अपनी लेकिन नूर फातिमा, सवाल आपसे यह था कि क्या आपको दिक्कत वहां पर क्या आ रही? क्योंकि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, जो कि वहां के सांसद भी, उन्होंने ट्वीट किया था कि जिन राज्यों ने अपने बच्चों को बुला लिया वो बुला लिया, ठीक है, लेकिन जो बच्चे वहां पर हैं वो उनके अभिभावक की तरह वहां पर सबका ध्यान रखेंगे। तो आपको वहां पर क्या दिक्कत आ रही? खाने पीने की दिक्कत है, पढ़ाई की दिक्कत है, या किसी और तरह की परेशानी है? दिक्कतें तो बहुत है सर। पहली दिक्कत जो कि मैं एलन कैरी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आई हूँ, यहाँ पर मेडिकल प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पर मैं एक लॉकडाउन दो लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है, मैं 1 महीने से यहाँ पे मेंटल प्रेशर में महसूस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी स्टडी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, मैं बहुत सफर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, अगर मेरा भविष्य ही सही से नहीं हो पाएगा, अगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी तो मैं क्या अपने पेरेंट्स और गार्जियन को जवाब दूंगी? इसके लिए सरकार सोचती क्यों नहीं कि हमारा भविष्य का क्या होगा? ठीक है, शुक्रिया आपका नूर फातिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए कोटा से। और राजीव रंजन, जेडीयू प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खबरों की खबर में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने रहने पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 28 मई तक विधान परिषद में चुना जाना जरूरी है। इस बीच उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने की सिफारिश एक बार फिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेज दी गई है। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।